तीनों सेनाएं देख लो, आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा जवान मां भारती की रक्षा के लिए देने का काम हमारी हरियाणा की वीर माताएं करती है। बीजेपी आलाकमान सीएम नायब पर भरोसा जताता है। ऐसे में कुछ सवाल हैं। आलाकमान की नजर में नायब नंबर 1 क्यों? नायब सरकार पर आलाकमान को पूरा भरोसा क्यों? क्या विपक्ष के आरोपों में नहीं है कोई दम? विपक्ष क्यों कहता है नायब सैनी को डमी सीएम? नायब नेतृत्व में हरियाणा में कितनी हुई प्रगति? विपक्ष भले ही मुख्यमंत्री नायब सैनी को डमी सीएम बताते हुए नीतियों पर सवाल उठाता हो, लेकिन सीएम नायब पर आलाकमान को पूरा भरोसा है, जो वक्त दर वक्त खुले मंच से सीएम की जमकर सराहना करते हैं। यानी आलाकमान के लिए नायब है खास और उनकी लीडरशिप पर आलाकमान को है पूरा विश्वास। तो अमित शाह ने पूरी तारीफ यहां पर मंच से की है, लेकिन यहां पर जो अहम सवाल है वो आपके सामने रखता हूं। जो अहम सवाल है वो आपको दिखा देते हैं एक बार कि कौन कौन से सवाल अहम जो उठते हैं। सवाल नंबर 1, आलाकमान की नजर में नायब नंबर 1। और सवाल नंबर 2, विपक्ष क्यों कहता है नायब सैनी को डमी सीएम? क्योंकि अमित शाह कह चुके हैं नंबर 1 सरकार है, तो विपक्ष ऐसा आखिर क्यों कहता है, ये सवाल पूछेंगे। नायब नेतृत्व में हरियाणा में कितनी प्रगति हुई है, यह सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केंद्र तारीफ कर रहा है कि दूसरी राज्य सरकारों की हालत खराब कर दी है, इतनी परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, तो वही विपक्ष कहता है कि हरियाणा में नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। ये कहते हुए नजर आते हैं कांग्रेस के नेता। नायब सरकार पर आलाकमान को पूरा भरोसा है क्या? ये वो तमाम प्रश्न है जो इस चर्चा में हम पूछेंगे। हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के मेहमान कुछ ही देर में पैनल में जुड़ते हुए नजर आएंगे, आपके स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। और चर्चा की शुरुआत अब हम करने वाले हैं, क्योंकि अब नंबर 1 का एक टैग जो अब कहीं ना कहीं मिलते हुए नजर आया, प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से आप कह सकते हैं, तो क्या उस टैग पर, नंबर 1 के टैग पर हरियाणा सरकार कितना खरा उतरती है? और साथ ही विपक्ष से लेकर डमी सीएम के क्यों आरोप लगाता है? क्योंकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो सीधे तौर पर खुले मन से 100% परफॉर्मिंग गवर्नमेंट का खिताब देता है नायब सरकार को। विपक्ष कहता है कि जी डमी सीएम है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। तो आलाकमान की नजर में नायब नंबर 1 है, यह प्रश्न है। और नायब सरकार पर आलाकमान को क्या पूरा भरोसा है? क्या विपक्ष के आरोप में कोई दम नहीं है? क्योंकि विपक्ष के आरोप जब हम देखते हैं, मुख्यमंत्री को डमी सीएम और इसी के साथ साथ नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट के टैग विपक्ष देता है हरियाणा सरकार को, और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कहता है कि काम इतना हुआ है कि दूसरे राज्यों के हाल खराब है। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जो हैं वो जुड़ेंगे। परिचय आपका करा देते हैं। रामराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। सुमित गौड़ प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और केसी मलकानिया वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अभी फिलहाल रजत पंजेटा जी फ्रेम में आपको दिखाई देंगे कुछ ही देर के बाद। और शुरुआत चर्चा की अब मैं करने जा रहा हूं, और टॉपिक आपको पता चल ही गया होगा कि अब क्योंकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सीधे तौर पर यह कहता है कि हरियाणा की सरकार ने काम ऐसा कर दिया है कि दूसरे राज्यों की सरकार की तो हवा खराब हो गई है, रामराज शर्मा जी। लेकिन विपक्ष उसके बाद भी यह कहता है कि नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। देखो, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश की, हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को राम राम करता हूं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। और आज बहुत ही महान हस्तियां, परम आदरणीय हमारे भारत रत्न से सम्मानित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है, और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जन्म जयंती है। मैं उनको भी नमन करता हूं। और आज सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में मैं हमारे सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और फिर आपकी बात का जवाब देता हूं। ये नायब है तो मुमकिन है, नाम भी नायब और काम भी नायब। एक छोटा सा गांव है मिर्जापुर माजरा, अंबाला जिले में। वहां पे एक साधारण परिवार में जन्मे, एक फौजी के घर में जन्मे। इनके फादर, हमारे अंकल जी, वो पहले फौज में सेवा करी और उन्होंने हमारे देश की रक्षा करी।
फिर आके उन्होंने जमींदारा किया और उस घर में जन्म लेके एक साधारण परिवार में और यहाँ तक आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये दर्शाता है भाई कोई विरला ही ऐसा काम कर सकता है। जिस तरह से उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी में अंबाला से उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया, उसके बाद में वो किसान सेल में रहे और साथ ही साथ में खेती बाड़ी भी अपनी करते रहे। उन्होंने उनके फादर ने भी किसानी करी है और उन्होंने भी किसानी करी है, उन्होंने खेत में पानी भी दिया है, उन्होंने धान लगाया भी है। ठीक है, वो तो बात ठीक है, वो तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर ठीक है, लेकिन विपक्ष लगातार ये कहता है कि डमी मुख्यमंत्री है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है और आला कमान तो कहता है कि जो काम बहुत हुआ, दूसरे राज्यों की सरकारों की हाल खराब हो चुकी है। कौन कौन से राज्यों की तरफ इशारा कर रहे थे वो भी बता दीजिए शर्मा जी। देखो, बीजेपी शासित की बात कर रहे थे, कांग्रेस शासित की बात कर रहे थे। राज्य है तो कांग्रेस वाले राज्य उनमें भी कमल खिलने वाला है। हाँ। अब ये जहां भी जाते हैं वहीं हमारी सरकार आ जाती है। सबसे पहले इनकी अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में, और हमारी 48 सीटें आई। फिर दिल्ली में हमारी 48 सीटें आई, बिहार में ड्यूटी लगी, बिहार में स्पष्ट बहुमत से भी ज्यादा हमारी इतनी सीटें आई, और अब पंजाब में भी हमारा कमल खिलने वाला है। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री के, जो बहुत ही मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं सरदार पटेल जी के बाद में, हमारे रणनीतिकार हैं, प्रसिद्ध रणनीतिकार, लौह पुरुष के नाम से विख्यात हैं। आदरणीय अमित शाह जी का कल दौरा हुआ तो उन्होंने जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करी, इनके व्यक्तित्व की तारीफ करी कि भाई हरियाणा 24 फसलें खरीद रहा है, और नहीं, विपक्ष तो ये कहता है ना कि 24 फसलें तो हरियाणा में होती ही नहीं है, तो उनको दिखाया गया 24 फसलें तो हरियाणा में होती नहीं है। विपक्ष ये कहता है 24 फसलें एमएसपी पर लेने की बात की तारीफ यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने कही, वो बयान मैंने सुना। उसके बाद हालांकि उन्होंने पूरा प्रकरण बताया जब मैनिफेस्टो पढ़ रहे थे कि कैसे पॉसिबल करेंगे, तो विपक्ष कहता है कि 24 फसलें तो साहब होती नहीं है हरियाणा में। 36 बरादरी के मसीहा हैं, युवाओं के हृदय सर जीवनी नहीं, यहाँ पर जीवनी नहीं बतानी है रामराज शर्मा जी, जीवनी नहीं बतानी है, जीवनी नहीं बतानी है यहाँ पर। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। 10 बजे अपना ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता सुमित गौड़ हमारे साथ है, प्रवक्ता कैसे जगेंगे वो इनकी तरह। ठीक है, आपके पास लौटूंगा मैं। ठीक है सुमित गौड़ जी, अभी फिलहाल जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरे तरीके से तारीफ करते हुए नजर आए, प्रदेश में हमारी सरकार बनी, सीएम होने के आरोप आप लगाते हैं। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कह रहा है कि दूसरे राज्यों में जो सरकारें हैं, सीधा इशारा आप ही की तरफ था, उनकी हालत खराब है, इतना अच्छा काम हो रहा है हरियाणा में। उनका सारा कांग्रेसी, जहां कांग्रेस की सरकार है ना, शर्मा जी आपके पास में लौटूंगा। अभी पंजाब में है, पश्चिमी बंगाल में है, बटरिंग कर दी, इनको बोलिए बहुत इन्होंने बटर लगा दिया, मक्खन लगा दिया, 2 मिनट डट जाए। देखिए बसंत जी, भाई आप लोगों का पेट में दर्द क्यों होता है? इतना बढ़िया मुख्यमंत्री है, आपका एमएलए सेतिया कहता है भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ, पूरे विश्व को पता है जैसा इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया ना होगा। आपका एमएलए हरियाणा में कहता है ये बात, बैकडोर का मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है ठीक है ठीक है, रामराज शर्मा जी आपके पास में लौटूंगा, प्लीज मुख्यमंत्री अभी फिलहाल नायब सिंह सैनी जी को चलाने वाला, बनाने वाला कौन है आज? और इनफैक्ट आपको जहां तक याद, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अरे वो सलाह लेते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, वो सलाह लेते हैं हमारे चाणक्य से, माननीय गृह मंत्री जी से सलाह लेना अच्छी बात है। और इनको बोल दीजिए, इनको आज कोई चेयरमैन ही नहीं दे रहे, सैनी साहब शांत होकर बैठ जाए, बीच में ना बोले, नहीं तो इनके बीच में ऐसा बोलूंगा कि सैनी भी जीप दिखने लग जाएंगे इनको। अरे तारीफ सुनने में आपको क्या दिक्कत है? आप लड़ने के लिए आए हो क्या? इसलिए आपकी दुकान बंद कर दी लोगों ने, आप जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, जनता ने आपको नकार दिया। लोग लाट में उल्टी सीधी बातें करते हो, उल्टे सीधे फैसले लेते हो आप। हाँ जी, आपको चेयरमैन का लेटर आज नहीं मिल रहा, ठीक है, शांति रखिए, सारी बटरिंग आज मत कीजिए, हालात की बात कीजिए। देखिए मैं फिर बताना चाहूंगा, मैं तो आपके एमएलए की बात बता रहा हूँ, आपको दिक्कत आ रही है कि बैकडोर मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल खट्टर जी ही हैं और वो ही रहेंगे। नायब सिंह सैनी को बनाने वाला कौन, ये आपको सबको पता है। नायब सैनी का नाम प्रमोट करने वाले कौन, ये आपको पता है। और खुद हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी, उन जैसे अभी हमारे बीजेपी के साथी प्रवक्ता ने बताया कि वो एक साधारण फौजी परिवार से आते हैं, तो इस नाते भी और
वर्किंग सीएम होने के नाते भी मैं उनका बिल्कुल स्वागत करूंगा। और उनके फादर श्री ने जो फौज में सेवाएं दी हैं उसके लिए उनका धन्यवाद बहुत बहुत। साथ ही लेकिन सच्चाई भी स्वीकार करनी चाहिए। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, बसंत जी, आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये बता दें, हमारे बीजेपी के साथी प्रवक्ता से मेरे 3 सवाल हैं, 3 सवाल। अभी अमित शाह जी आए थे जिसके बारे में डिबेट रखी गई, जिन्होंने कहा हरियाणा के नंबर 1 सीएम, पता नहीं क्या क्या बोल गए। पहली बात तो 24 फसलों की जो बात चल रही है, हरियाणा छोड़ो, शायद ही कोई ऐसा बिरला राज्य होगा जहां पे 24 फसलें एक ही राज्य में होती होंगी, पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये बताइए, नायब सिंह सैनी जी को तकरीबन अब 2 साल के करीब हो गए हैं, क्योंकि पिछली सरकार के टेन्योर के बीच में चेंज किया गया था, और इस सरकार को, पूरी बीजेपी सरकार को 11 साल हो गए। मुझे पूरे 10 साल का और इस पूरे 2 साल का नायब जी बताइए, क्या 1 इंच भी मेट्रो का पिलर गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, बहादुरगढ़, पानीपत की तरफ बढ़ा? 1 इंच भी नया नहीं बढ़ा। क्या एक भी, जैसे फरीदाबाद में आईएमटी सेक्टर था, एक भी औद्योगिक सेक्टर नया पूरे हरियाणा में बना? नहीं बना, ये मुझे बता दें। नंबर तीसरा, क्या एक भी मदर प्लांट, फिर मैं क्योंकि पहले बात फरीदाबाद की करूंगा, फरीदाबाद से आता हूं, एक भी मदर प्लांट, फरीदाबाद छोड़ो, पूरे हरियाणा में कहीं मदर प्लांट लगा? और अभी जब अमित शाह जी आए थे, वो बिल्कुल आए, स्वागत है उनका, सम्मानीय है हमारे लिए और देश के लिए, लेकिन एक बार फिर जनता की आस को आस में ही छोड़ गए। कोई उन्होंने ऐसी घोषणा नहीं करी जिससे आम आदमी की थाली पे कोई फर्क पड़े। रोजगार को लेकर कोई बात नहीं करी। जो युवा सैकड़ों इतने बेरोजगार है, हरियाणा में जो पुलिस की 23,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती वेटिंग पेंडिंग है, उसको लेके मतलब एक भी, मुझ सिर्फ आना एक टूरिस्ट की, ये तो यात्रा ऐसी रही कि एक टूरिस्ट की तरह आए और टूरिस्ट की तरह आ गए, चले गए। तो मेरा एक सवाल है, क्या इतने बड़े ओहदे पर रहते हुए उनका फर्ज नहीं बनता था? इस टकटकी लगाई जनता जो उनको देख रही थी, जिसको लेके आए हुए थे जबरदस्ती मना मुटू के, क्या कोई अच्छा उनके लिए घोषणा कुछ होना चाहिए था? तो मैं और एक बात और कहना चाहता हूं, खुद हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी अभी हाल ही में, हमारे पंजेटा जी भी इस बात की गवाह हैं और आप भी गवाह बसंत जी के, वो भी अपनी 2 मुद्दों पे, 2 बड़े गंभीर मुद्दों पे अपनी खुद की असमर्थता जता चुके थे चैनल पे लाइव। तो जब हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद अपनी मुद्दों पे असमर्थता जता रहे हैं, तो प्रमाण है इस बात का कि उनके हाथ में पावर नहीं है, केवल उनके हाथ में एक सीएम की गाड़ी है, सीएम की कुर्सी है। और मुझे ये बताइए, एक भी ऐसा फैसला जो इस बीजेपी सरकार ने, चाहे वो 2 साल नायब जी के नायब 2 साल हो, और चाहे वो चाहे 9 साल मनोहर लाल जी के हों, मुझे ये बताइए, जितने तबादले, जितने घोटाले इस सरकार में हुए, जितने हमले हमारे देश में हुए, राज्य में हुए, उतने पहले कभी नहीं हुए। मुझे ये बताइए कि हरियाणा में, जो पहले हरियाणा नंबर 1 हुआ करता था, आज वो फकीराबाद बना दिया। अगर हम बात करें आंकड़ों की, आप हरियाणा की बात करेंगे, देश की भी बात वही, हरियाणा की बात वही है। पेट्रोल, डीजल, सब महंगाई 100 के पार, गैस की सब्सिडी खत्म कर दी। ये जनता को दे जा रहे हैं। सिर्फ चुनाव से पहले बिहार चुनाव जीता भी इन्होंने, हाल ही में भी हमारे साथी कह रहे थे बिल्कुल जीता है, लेकिन चुनाव आयोग को भी ये बात पता होनी चाहिए, देश की जनता को भी पता होना चाहिए बसंत जी, वोटिंग से 2 दिन पहले महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए गए हैं। क्या ये उचित है चुनाव आयोग की दृष्टि में? क्या ये वोट खरीदने का बेसिकली, या हिंदू मुसलमान? आप तो महिला विरोधी हो, आप तो महिला विरोधी हो, महिला विरोधी। आपके पेट में तो दर्द हो जाता है। अगर हमारी बहनों का फायदा हो रहा है तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपने उन्नाव पीढ़ी देख लिया, अभी हमारे राहुल गांधी जी भी माननीय मिलके आए हैं उस परिवार से। कितना राहुल गांधी यहाँ कुछ बोल देते हैं, यहाँ कुछ बोल देते हैं, फिर विदेश में भाग जाते हैं, देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं, आपकी बातों से वहाँ पे उल्टी सीधी बातें करते हैं। सामने क्यों नहीं करते? महंगाई पे रहिए, भ्रष्टाचार पे रहिए, बेरोजगारी पे रहिए, मुद्दा मत भटकाइए। ठीक है, मैं काबू नहीं आना। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। गौर साहब आपके पास लौटूंगा मैं। हमारे साथ रजत रजत पंजेटा जी हमारे साथ है। पंजेटा साहब, कल गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है आपके पास राम राज्य में बाद में आऊंगा, एक बार मैं सभी से प्रतिक्रिया एक एक पहले ले लेता हूं। पंजेटा जी, कल गृह मंत्री अमित शाह आए और उन्होंने सीधे तौर पर कहा
कि 24 फसलों पर एमएसपी हरियाणा में दी जाती है किसानों को, और इसे लेकर खूब भूरी भूरी तारीफ करते हुए राज्य सरकार की वो नजर आए हैं। और विपक्ष की तरफ से बात कही जाती है कि कौन कौन सी 24 फसलें होती हैं हरियाणा में, वो एक बार हरियाणा सरकार अगर हमें बता दे तो हमारे लिए ठीक रहेगा। हमें पता चल जाएगा कि ये 24 फसलें होती हैं, हम अपने किसानों को कहेंगे कि अब इन पर भी खेती आप शुरू कर दीजिए। इस तरीके से तंज भी कसा जाता है। किस तरीके से देख रहे हैं पंजेटा साहब आप? देखिए, थोड़ा इसको और एलैबोरेट और विस्तार कर देते हैं। जो अमित शाह जी ने कहा, अमित शाह जी ने जब ये प्रपोजल लेके आए और मैंने चुनावी मैनिफेस्टो की बात की, क्योंकि ये चुनावी मैनिफेस्टो में है इनका, तो जब चुनावी मैनिफेस्टो लेके गए अमित शाह जी के पास, तो अमित शाह जी ने मंच के ऊपर जो शब्द कहे वो शब्दों को मैं दोहराना चाहूंगा। उन्होंने पूछा, सैनी जी 24 फसलें हैं, क्या खरीद पाओगे? तो ऊपर से सैनी साहब ने जवाब दिया, जी खरीदेंगे, खरीद लेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे। तो चुनावी मैनिफेस्टो में डाल दिया, पढ़वा भी दिया उनसे। तो 24 फसलों की मैंने कई बार कई डिबेट्स में ये मांग कर चुका हूं कि अब तो सैनी साहब को 1 साल से ऊपर हो गया है, कृपया एक व्हाइट पेपर इशू कर दें। पहले उन 24 फसलों के नाम लिख दें और उनके आगे कितना टन, क्विंटल या कुछ किलो या कुछ ग्राम भी खरीदी हो, तो वो 24, क्योंकि या तो 24 बोलिए ना, क्योंकि बार बार 24 फसलें हरियाणा, और अगर आप इसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको ये आएगा 24 क्रॉप्स एमएसपी, परचेज ऑन एमएसपी, तो आएगा। हरियाणा जो है देश का पहला ऐसा राज्य बना जो 24 की 24 फसलें एमएसपी पे खरीदता है। तो 1 साल के अंदर सारी क्रॉप्स ऐसी तो कोई है नहीं कि जिसको उगने में 1 साल से ज्यादा लगता हो। तो पूरी 1 साल की जितनी भी आपकी एमएसपी पे आपने फसलें बोली अपने चुनावी मैनिफेस्टो में, एक वो व्हाइट पेपर इशू कर दो और उनको बता दो कि भाई हमने इतनी खरीदे हैं। और जो एक धान की और गेहूं की फसल जो है, जीरी की, आमतौर पर यही होती है, ज्यादा खरीदी जाती है। मैं कहता हूँ एक भी फसल ऐसी नहीं है जो कि हरियाणा के अंदर, चाहे उसमें कॉटन है, नरमा, चाहे बाजरा है, उसके बाद मस्टर्ड, सनफ्लावर, कोई ऐसी भी नहीं है, ग्राउंडनट से लेके कोई दालों से लेके, जो एमएसपी सरकार ने पूरी की पूरी दी हो। हर एक पे कट लगा है मॉइस्चर के नाम पे। अगर पर्ची भी पूरी की कटी है तो भी किसान तक वो पूरे पैसे नहीं पहुंचे हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी, और खुद क्योंकि अपने आप को सैनी साहब किसान कहते हैं, कभी की होगी, तो उनको ये पूरी जानकारी है तथ्यों की जो मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप मुझे बताइए, आपने कोकोनट कितना खरीदा, जूट कितना खरीदा? क्योंकि आपने बार बार दावा किया है, और अगर हम इंटरनेट पे पता करते हैं तो हरियाणा का नाम आता है। मैं दावा कर रहा हूँ कि 24 छोड़िए, एक भी फसल एमएसपी पे जो है वो नहीं खरीदी गई। उसके बाद आती है जो तारीफ करी, चलो अब तारीफ ही करेंगे, लेकिन अमित शाह जी के आने से अगर आता है कोई सेंटर से, तो हरियाणा की जनता ये टकटकी लगाए देखती है, उम्मीद करती है कि हरियाणा को कोई सौगात, हरियाणा को कुछ मिलेगा। हरियाणा को मिलना तो क्या था, पंचकुला में मैंने अपने जीवन काल में इतना भयानक, इतना मिसमैनेज्ड, इतना गंदा जाम मैंने कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी। इतनी जनता परेशान हुई है, किसी से भी उठा के, मीडिया कर्मी से, किसी साथी से, क्योंकि सारी की सारी जो पुलिस थी वो एक 5 सेक्टर के आसपास पूरी की पूरी लगा दी गई। अब जो ट्रैफिक, मेन ट्रैफिक हाईवेज का आ रहा है, बसों को भी सेक्टर्स के अंदर घुसा दिया गया। चलो आपने सेक्टर्स में भी घुसा दिया, मगर उन सेक्टरों में कोई कहीं तो पुलिस नजर आए। मतलब जहां पे सारी ट्रैफिक डाइवर्ट कर दी, वहां कोई पुलिस वाला नहीं है मैनेज करने के लिए। मतलब सारी की सारी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सिर्फ नाके बंद करने में लगी रही, मेन सड़कों को भी बंद किया। इतना मिसमैनेज था, इतना जनता परेशान हुई, पूछो मत। दूसरी बात अभी आती है कि हरियाणा के अंदर पुलिस की जो कांस्टेबल्स, निरीक्षक, उप निरीक्षक, सभी को मिलाकर 25,631 जो है वो खाली रिक्त पड़े हैं पद। लेकिन चलो, मुख्यमंत्री जी ने 2908 का तो कहा है कि हमारी अंडर कंसिडरेशन है। तो ये बाकी के जो, अगर इन पदों के लिए भी बोल देते कि ये वैकेंसी भी जो है 25,631 की, इसको भी फुलफिल करेंगे, या जो हरियाणा के कांस्टेबल्स हैं उनको पंजाब के समान वेतनमान, हम कई बार मांग कर चुके हैं, उनकी तनख्वाह भी कम से कम जो वो भी पुलिस के कांस्टेबल है पंजाब के, ये भी है, उनके बराबर कर दीजिए। उसके बाद
अब होम मिनिस्टर है अमित शाह जी और हरियाणा के होम मिनिस्टर आपको पता ही है सैनी साहब है। अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो आप जान ही चुके हैं, कितनी ज्यादा मतलब क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है देश का हरियाणा। इतने ज्यादा मर्डर, फिरौतियां, कभी कहते हैं 100 गोलियां मारेंगे 2.5 करोड़ दे दो, कभी बारात लूट ली जाती है करनाल के पास, अभी यहाँ दुल्हे को पीट के दुल्हन को उठा के ले गए। चलो उसके बाद भी मैं आता हूँ कि ये सारी की सारी तो बातें रही हैं मुख्य तौर के ऊपर, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के बाद भी अगर हम आ जाए तो हरियाणा के अंदर नौकरियां, जो अभी बोल रहे थे कि खर्ची और पर्ची का उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि अभी लास्ट बोल के मैं आपसे आगे चले जाना, क्योंकि उन्होंने खर्ची और पर्ची की बात करी है। चलो पहले हरियाणा के जो मूल नागरिक है, मूल नागरिक जिनका हरियाणा में गांव है, सभी गांव से आए हैं शहरों में, जिनकी आगे जनरेशन है वो हरियाणा के मूल नागरिक है। पहले हरियाणा के मूल नागरिकों को तो कम से कम नौकरी मिलती थी, अब तो हरियाणा के मूल नागरिकों को तो आप छोड़ दीजिए, हरियाणा के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। HCS में भी 1/3 बाहर के लेते हैं। फिर आपको पता है SC/BC के जो पद है उनको खाली रिक्त छोड़ देते हैं, उनको नहीं भरने का काम करते। और हरियाणा से बाहर के बच्चों को बताओ, इन्होंने ऐसा हाल कर दिया है कि 2019 से मैं आपको बताऊं SDO की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की भर्ती थी, आप मानेंगे नहीं कि 80 में से केवल 2 हरियाणा के थे। क्या हरियाणा के बच्चों को इतनी मतलब इतना ही है? 2019 के HCS 1/3 बाहर के थे, 2019 असिस्टेंट प्रोफेसर 18 में से 11 बाहर के थे, 2019 के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट 23 में से 16 बाहर के थे, टेक्निकल एजुकेशन के लेक्चरर की कैटेगरी की पोस्ट थी, उसमें से 157 में से 106 बाहर के थे। ऐसे हरको बैंक से इन्होंने लगभग 1000 पोस्ट 978 परमानेंट पोस्ट रिमूव कर दी। 13,500 के आसपास तो ये कहते हैं कि हमने बिल्कुल पोस्टें ही खत्म कर दी। मतलब आप देखिए कि अगर आज से 20 साल पहले हमारे समय के अंदर 4 लाख फिर 5.25 लाख तक भी पक्के कर्मचारी रहे हैं। ठीक है, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। ठीक है पंचेता साहब, ये बात को तो खत्म करने दीजिए, ये बात को खत्म करने दीजिए, लंबी नहीं। इनके चुनावी मैनिफेस्टो में पिछले टर्म से जो खट्टर जी की थी तब से ये 2 लाख पक्की भर्तियों की बात कर रहे हैं। केवल कौशल रोजगार में भी एजुकेशन डिपार्टमेंट जैसी जो है, जो अखबार में भी आया था, वहां पे भी रिक्त पड़े हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में पोस्टें खाली पड़ी है, अभी चलो इन्होंने पीछे निकाली, लेकिन उसके बावजूद भी 14,500-15 हजार के आसपास है। और टेक्निकल स्टाफ नहीं है, पैरामेडिक्स नहीं है, सर्जन नहीं है, तो इतना ज्यादा केओस है आज हरियाणा के अंदर। और सबसे बड़ी बात है, इन 3 साल में हरियाणा के ऊपर लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज इस भारतीय जनता पार्टी की देन है। ठीक है, चलिए ठीक है। हमारे साथ कैसे मलकानिया साहब है, वरिष्ठ पत्रकार। मलकानिया जी, अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों को आपने सुना होगा जब हरियाणा में वो आए और कल सीधे तौर पर कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर 100% परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है नायब सरकार, और दूसरे राज्यों की सरकारों की तो हालत खराब कर रखी है। इतना ज्यादा अच्छा काम यहाँ पर नायब सिंह सैनी ने कर दिया है। अब 1 साल भी पूरा हो चुका है, 1 साल 2 महीने। आप किस तरीके से इस कार्यकाल को देखते हैं? क्योंकि विपक्ष का नजरिया तो साफ है, MSP किसानों की बात की 24 फसलें होती नहीं है, परफॉर्मेंस को लेकर बात कर रहे हैं कि हरियाणा में सरकार नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। देखो, हरियाणा में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आई है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार, तो इसलिए केंद्र का और राज्य सरकार के साथ आपस में मेलजोल होना बहुत जरूरी है। और जब कोई ऊपर का नेता आता है तो उसकी ड्यूटी भी होती है कि अपनी पार्टी की सरकार है उसकी पीठ थपथपाए, और कुछ उन्होंने बातें सामने भी रखी जाए। 24 फसलों की बात कहते हैं, MSP, बिना खर्ची पर्ची या पुलिस भर्ती, इस तरह की कई बातें उन्होंने रखी जिससे उन्होंने 1984 के दंगों को, पीड़िता को नौकरी देना, ऐसी बातों से उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम किया है और पड़ोसी राज्यों की जो सरकार है उनको उनसे सीख लेनी चाहिए। तो इस प्रकार की बातें हैं। ठीक है, विपक्ष का काम है आलोचना करना, और सरकार जो सत्ता में होती है उसकी कई कमियां होती है, ये हम मान सकते हैं कि ये जो बात है कि 24 फसलें MSP पे खरीदी गई या नहीं खरीदी गई, फसलें 24 फसलें होती है, कई फसलें ऐसी होती हैं जो घरेलू यूज तक ही होती है, मंडी में नहीं आती, और 10-12 फसलें ऐसी होती है जो मंडियों में आती है, जैसे खरीदी जाती है, धान है, गेहूं है, कॉटन है, दालें हैं, इस तरह की जो फसलें बाजार में आती है उसको खरीदा जाता है। अब ये 24 फसलों की बात जो है, 24 फसलें तो नहीं हो सकती क्योंकि
बहुत सारी फसलें ऐसी होती है जिनको सरकार कहती है कि हम एमएसपी पे खरीदेंगे, परंतु जो बाजार में नहीं आएंगी, जो घरेलू किसानों की अपनी घरेलू खपत के लिए होती है, तो वो बाजार में नहीं आएगी, उनको नहीं गिना जाता। विपक्ष का जो आरोप है वो ठीक है, विपक्ष कहता है कि आप 24 फसलें खरीदने की बात करते हैं, तो उन फसलों की बात करो जो आप खरीदते हैं और उन जिन पे एमएसपी में खरीद जाती है, बाजार में आती है। बाकी जो नौकरियां हैं, जो पद खाली हैं, वो भरे जाना चाहिए। पुलिस की जो भर्ती है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस की भर्ती बहुत जरूरी है, और जो पद खाली है, हॉस्पिटलों में पद खाली होते हैं, स्कूलों में टीचरों के पद खाली होते हैं, परंतु एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ पद खाली है, तो इसलिए इनको भरा जाना चाहिए। और विपक्ष का काम है ये आलोचना करना, परंतु सार्थक आलोचना को सरकार को भी खुले दिल से लेना चाहिए और उसका जो पूर्ति है उसको करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आए हैं अमित शाह जी, कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं करके गए, और जहां बात हुई, जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी होती है सरकार की, परंतु ये लगता है कि 2 घंटे लोगों को काफी कठिनाई पंचकुला में झेलनी पड़ी और इसको थोड़ा कम किया जा सकता था, परंतु सुरक्षा पहली है। जो नेता आया है, गृह मंत्री है, उसकी सुरक्षा जो है प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है। इसके कारण कुछ ना कुछ कठिनाई तो होती है, और लोगों को आशा थी कि अमित शाह जी आएंगे तो कुछ ना कुछ अनाउंस कर के जाएंगे, तो थोड़ी बहुत निराशा भी हो सकती है। परंतु जिस प्रकार दोनों सरकारें, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अगर अमित शाह जी ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई है तो कोई गलत बात नहीं है। चलिए ठीक है, मलकानी साहब आपके पास मैं लौटूंगा, और हमारे साथ लगातार बीजेपी के प्रवक्ता हैं रामराज शर्मा जी। शर्मा जी, मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि देखिए किसानों को लेकर तारीफ यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आए हैं, लेकिन किसानों के नजरिए से देखिए विपक्ष तमाम तरीके के आरोप लगाता है। 57.8 लाख मेट्रिक टन फसल एमएसपी पर खरीदी गई, धान की बात कर रहा हूं शर्मा जी। ये एमएसपी पर खरीदने की बात बीजेपी सरकार की तरफ से कही गई है, और बारिश के दौरान जितनी फसल खराबी हुई, तो पैदावार अगर मैं देख लूं, टोटल पैदावार केवल हरियाणा की, वो इस आंकड़े को टच नहीं करती है। तो ये एमएसपी पर खरीदा गया जो पूरा का पूरा फसल का ब्यौरा है, ये हरियाणा के साथ साथ और कहां के किसानों को एमएसपी दिया आपने? इतनी कैसे एमएसपी पर खरीद कर लिया आपने? देखो ऐसा है, वो तो जांच का विषय है। तो नहीं, सवाल देखिए, सवाल पूछना सर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एमएसपी को लेकर जब विशेष तौर पर तारीफ की जाए ना प्रदेश सरकार की तारीफ जब विशेष तौर पर इसलिए की जाए कि किसानों को बहुत ज्यादा खुश कर दिया, तो इसलिए पूछ रहा हूं। करोड़ है कृषि बजट है, मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, बताइए। ये भाई कह रहे थे ना क्या किया किसानों का, और खाद बीज के पैसे तो 6,000 रुपए हमारे, आप गांव में जाके पूछना, वो कहते हैं भाई मौज हो रही है, खाद बीज के पैसे तो मोदी जी भेजते हैं, 6,000 रुपये सालाना, और भाई सारी फसलें हमारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खरीद ले, हमारी तो मौज हो रही है। और यू खुद किसान का बेटा है भाई, इससे फालतू किसान की पीड़ा कौन समझ सके है, और इसने खुद किसानी करी हमारे मुख्यमंत्री ने। तो ये तो क्या है, ये जनता द्वारा नकारे लोग हैं, ये उलझुल बातें बोलते हैं बौखलाहट में, और जनता ने इनको नकार दिया, और इनके पास में कहने के लिए कुछ है ही नहीं। आप ये बताओ, आप किसी क्षेत्र में आ जाओ, आप महिला शक्ति के तरफ आओ, माता शक्ति की तरफ, हमारी बहनों के लिए लाडो लक्ष्मी योजना हम लेकर आए, बीमा सखी योजना हम लेकर आए, ड्रोन दीदी योजना हम लेकर आए, 33% आरक्षण खत्म कराया, 33% आरक्षण दिया हमारी बहनों को, 3 तलाक खत्म किया। इनने पहले ये क्यों नहीं लाया 33% आरक्षण हमारी बहनों को जो हमारी सरकार ने दिया? 3 तलाक क्यों नहीं इन्होंने खत्म कराया? इन्होंने हमारी बहनों के लिए किया क्या है? मातृ शक्ति का भी विशेष योगदान है हमारी तीसरी बार सरकार लाने में, नहीं तो लगातार तीसरी बार सरकार इनकी क्यों नहीं आई? क्योंकि ये जनता ने नकार दिया, ये जनता के बीच में नहीं रहे। इन्होंने बाहर तो कोठी के बाहर तो बड़े बड़े वो कुत्ते पाल रखे थे, 8-9 बजे 10 बजे ये गेट बंद कर देते थे, साहब तो आराम कर रहे हैं, साहब तो आराम कर रहे हैं। डॉक्टर नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की राजनीति की दिशा और दिशा बदलने का काम किया है। उनकी अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा, तब उन्होंने वायदा किया था, ये जुबान का तो नहीं भी है, कि भाइयों भगवान की कृपा से जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी, और भगवान ने मौका दिया।
तो मैं शपथ बाद में ग्रहण करूंगा, मेरी सरकार बाद में शपथ ग्रहण करेगी। जो ये 24,500 भर्ती रोको गैंग ने, कांग्रेस की ने जो जिन बच्चों की भर्ती रोक रखी है, उनका रिजल्ट रोक रखा है, पहले इनको रोजगार दूंगा, बाद में मेरी सरकार शपथ लेगी। वही किया, डीएससी समाज से वादा किया था, उनका ऐसा डीएससी समाज को दिया, सवाल का जवाब दिया, उनके आरक्षण में वर्गीकरण किया, उनको ऐसा दिया। ये केवल और केवल पूरे श्रोता आपके देख रहे हैं, जब से चैनल में बैठे सिवाय बटने के कोई काम नहीं कर रहे। तो हरियाणा की जनता को कुछ मिले चाहे ना मिले, आपको में चाहे ना मिले, कल इन्हें नायब जी से शाबाशी जरूर मिल जाएगी, जिसके चक्कर में पूरे हरियाणा की बलि चढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता आपके पास में लौटूंगा, लेकिन उससे पहले सर जो कांग्रेस प्रवक्ता के पास में कहने के लिए तो कुछ है नहीं। आप ये बताओ ना, सरकार का और नेता का पैमाना जनता होता है। जनता देव तोले जनता जनार्दन, देव तोले जनता जनार्दन ने हमारे को आशीर्वाद दिया। केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी, और प्रदेश में हमारी सरकार बनी, जनता के आशीर्वाद से बनी। इनकी क्यों नहीं बनी, इनको क्यों नकार दिया जनता ने? न्यायपालिका इनका एमएलए सिरसा सेतिया, वो कहता है भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, डॉक्टर नायब सिंह सैनी जैसा इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया ना होगा। इनका रतिया से विधायक है सरदार जी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहा है। इनकी वो सहेली चौधरी बहन जी, वो विधायक है, वो तारीफ कर रही है। कितना काम घुमाना। अरे मेरे भाई, छोटी सरकार भी हमारी बन गई। नहीं ठीक है, रामराज शर्मा जी, चलिए ठीक है, आपकी सरकार बन रही है, तीसरी बार आपकी देश में सरकार बनी, बिहार विधानसभा चुनाव आपने जीत लिया, उसके लिए आपको बधाई। लेकिन सर वो बीती बात हो गई है। अभी एक आंकड़ा जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया, मैं उसको कोट करता हूं, 2014 में कृषि बजट 22,000 करोड़ था, कृषि बजट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय आए, और आज 1,27,000 करोड़, जिसका जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। और इसमें लेकिन गन्ने का सबसे ज्यादा भाव हम दे रहे हैं। हाँ, गन्ने का सबसे ज्यादा भाव आप दे रहे हैं। सर मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या हरियाणा के 100% किसान खुश हैं? 300 करोड़ का घोटाला, बिल्कुल हरियाणा के किसान खुश हैं। पहले कांग्रेस पार्टी उनको बका रही थी, बकाया इनके चंगुल से किसान निकल गए। किसान नेता गुरनाम सिंह चटोरी ने कहा, भाइयों हमने माहौल खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बीजेपी के खिलाफ माहौल खड़ा करा, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसको कैश नहीं कर पाई। इसका मतलब किसान नेताओं में और कांग्रेस के बीच में कोई सांठगांठ थी, कोई एग्रीमेंट था। दुआ कमा लो, 12 साल से नोच रहे हो हमारे हरियाणा को आप लोग, थोड़ी दुआ भी कमा लो, कुछ रात में भी काम कर लो, बजाय बड़बोली बातें करने के। गौड़ साहब कह रहे हैं रामराज शर्मा जी की आपने जनता को पागल बनाने का काम किया, असली फायदा तो यहां पर जनता और किसानों को अब मिल रहा है। आप ये बताओ, ये आपके चैनल के माध्यम से जनता को पागल बता रहे हैं। इनका राष्ट्रीय महामंत्री जनता को श्राप देता है, वो कहता है बीजेपी का वोटर राक्षस है, और मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा होकर श्राप देता हूँ, बीजेपी का वोटर राक्षस है। अरे मेरे भाई, आपका श्राप को दुर्वासा मुनि का श्राप है क्या? अब जनता तो भगवान का रूप है, हम भगवान के रूप में देखते हैं, आप इसको राक्षस बताते हो, और फिर आपको श्राप देने का क्या अधिकार है? ठीक है रामराज शर्मा जी, आपको हरियाणा के राजनीति से बाहर कर दिया, राजस्थान में जाकर आपने विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। अरे आप राक्षस कहने वाले को जनता वोट देगी क्या? पार्टी बाद में है, पहले आप अपने हरियाणा के, अपने देश के, अपने जिले के, अपने पड़ोस के बारे में सोचिए। बटरिंग इतनी भी मत कीजिए। बिल्कुल, हम राष्ट्रवादी है, हम जातिवादी नहीं आपकी तरह। हमारी पार्टी राष्ट्रवादी है। ये ऋषि मुनियों की सरकार है, साधु संतों की सरकार है, ये राष्ट्रवादियों की सरकार है, ये दबे कुचलों की सरकार है, ये शोषित समाज की सरकार है, ये वंचित समाज की सरकार है, ये किसानों की सरकार है। अरे सर, खुश कितने वर्ग हैं? महिला बहनों की सरकार, सभी वर्ग खुश हैं, जितनों का आपने नाम लिया, यही वर्ग आज भी है सर। ठीक है, नहीं रामराज शर्मा जी, जितने वर्गों का आपने नाम लिया वो वर्ग, वो आज भी दुखी है सर, वो आज भी दुखी है, किसान आज भी दुखी है। सुखी है, सारे सुखी, सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर। चलिए ठीक है, सुमित गौड़ जी बोलेंगे। ठीक है रामराज शर्मा जी, आपके पास में लौटूंगा सर। ठीक है, बहुत हो गया, आपके पास लौटूंगा मैं। सुमित गौड़ जी, कांग्रेस प्रवक्ता से मर्डर खुलेआम हो रहे हैं, कितनी डकैतियां हो रही है, निवारण करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे जितना कंट्रोल है आपको अच्छी तरह पता है। थोड़ा सा अपनी सरकार में भी आवाज उठाना सीखिए, अपनी सरकार को भी जगाना सीखिए, अपनी सरकार बहुत बड़ी बुराई करना सीखिए। आपके टाइम में क्या था? आप याद करिए मृतपुर कांड, याद करिए ये गोहाना कांड, पार्टी दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था। अगर नेता बनना है तो जनता की बात कीजिए।
तंदूर में भून दिया बनना है तो था। अपनी पार्टी याद के अपने करिए आप नेताओं की तंदूर बात कांड। कीजिए। अरे अगर झाल से बोले, चापलूस छलनी बनना से है बोले जिसमें तो 70 अपने थे। नेताओं की बात कीजिए, अपनी पार्टी की तारीफ कीजिए। नेता बनना है तो जनता की तकलीफ उठाइए, दुख दर्द उठाइए। नेता बनना है तो नायब सिंह सैनी से सीखिए। नेता हो तो नायब सिंह सैनी जैसा हो। उस भाई मैं मान गया, हरियाणा की मैं राजनीति के 12 मायने साल बदल से दिए। आ रहा हूँ। मैंने आप ऐसी लोगों को बटन पेट में जीवन में दर्द नहीं दिए और देखी। आपकी दुकान बंद वसंत कर दी जी, उसने। ये वो तो पता नहीं डॉक्टर है, पड़ता कब डॉक्टर बनी है, मैं 12 उसने साल से बड़े बड़े पढ़ता हूँ। नेताओं का इलाज कर दिया। लगातार चौथी अरे बार तो बनाऊं। नाड़िया पे था, नाड़िया तो पे वसंत भाई, सारे बड़े मैंने बड़े ऐसा नेताओं का पटरी इलाज कर नहीं दिया देखा उसने। जीवन में, ठीक है, नहीं देखा। ठीक है। पंजेटा साहब, अभी फिलहाल जिस तरीके से किसानों की बात को लेकर सरकार की तारीफ की जा रही है केंद्र की तरफ से, चलिए ठीक है, वो तो पार्टी की सरकार है, सेम पार्टी की सरकार है, समन्वय को लेकर तारीफ कर दी गई है, लेकिन धरातल पर कृषि के बजट को जिस तरीके से बढ़ाने की बात यहां पर कही गई, 2014 में 22,000 करोड़ था, आज 1,27,000 करोड़ है। इसमें हरियाणा में जितने वर्ग हैं, चाहे बात आप किसानों की कर लें या फिर पिछड़ा वर्ग की कर ली जाए, ये तमाम वर्ग आज भी दुखी है ना? आज भी दुखी, ऐसा तो नहीं है कि सभी वर्गों को सरकार ने सुखी कर दिया हो। देखिए, वर्ग क्यों दुखी है इसके पीछे जाने की आवश्यकता है। अगर एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 31 किसान हर रोज सुसाइड करता है, तो एनसीआरबी का डेटा तो गलत नहीं कह सकता, वो तो हमारा बनाया नहीं। आपको भी पता है C2+50 के लिए बात हुई थी, C2+50 नहीं लेके आए, उल्टा 3 काले कानून किसानों पर ले आए, जिसकी वजह से 750 किसानों को अपनी जान देनी पड़ी। उसके बाद भूमि अधिग्रहण बिल, वो पूरा किसान विरोधी है, वो ये लेके आए। एक पीएम आशा योजना हुआ करती थी जिसका बजट था 1500 करोड़ का, फिर उसका 1 करोड़ किया, और अब जो उसका बजट है वो बिल्कुल जीरो कर दिया। एक एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड होता था 1 लाख करोड़ का, फिर उसको 2500 करोड़ किया, आज उसको पता ही नहीं वो कहाँ गया। उसके बाद आपको भी पता है, पहले कभी भी फर्टिलाइजर, खाद के ऊपर, किसान के उपकरण के ऊपर जो है वो जीएसटी नहीं था, ट्रैक्टर के ऊपर अब जीएसटी लगा दिया इन सब चीजों के ऊपर। उसके बाद यूरिया डीएपी का वक्त पे ना मिलना, नकली खाद, नकली बीज का मिलना, और जो एफसीआई है, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसका बजट 4,62,780 करोड़ होता था 2020-21 में, अब ये घटाकर जो खरीद करता है वो 1.5 लाख करोड़ के आसपास रह गया। उसके बाद अगर आप बात करें, अगर कृषि बजट को बढ़ाना और उसका किसानों तक पहुंचना, उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना, वो कितना खर्च हुआ उसका, या जो पूंजीपतियों ने बीच में एक सब्सिडी के जो फायदे उठा के बिजनेस में जो बीच में से पैसा ले जाता है और नकली रिपोर्ट्स, नकली फाइलें तैयार कर कर किस तरह गवर्नमेंट से सब्सिडी हथियाने हैं, किसान तो बेचारा बोला, उसको पता नहीं लगता। ये जो बिजनेस हाउसेज, पॉली हाउसेज है फार्मिंग के, ये अपना बजट बहुत ज्यादा जो है वो कृषि का बजट जो है वो बिजनेसमैन ले जाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का इन्होंने बजट भी घटाया था और उसमें बहुत बड़ा घोटाला भी है। पीएम किसान वाला वो भी इन्होंने घटाया था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उसका भी 31% घटा दिया। कृषि उन्नति का वो 2% घटा दिया। PSSMIS प्राइस सपोर्ट थी, वो तो बिल्कुल जो एमएसपी डिसाइड करती थी, उसका तो बजट बिल्कुल खत्म ही कर दिया, सिरे से नकार दिया। और पीएम आशा के बारे में मैं आपको बता चुका था, वो जो इन्होंने 1500 से किया था 1 करोड़, वो बिल्कुल ही निल है, वो भी बिल्कुल निल है। तो अगर सिर्फ कृषि के बजट की अगर मैं बीच में डाइवर्सिफाई करूं, इसको बाइफिकेशन करूं इसकी, तो उसके बाद तो आप देख लीजिए कृषि की बजट असलियत में धरातल पे घटा है या बढ़ा है, वो आप लगा सकते हैं। और कितना बजट इसमें से यूज होगा आगे भी, वो भी अब बजट आएगा अगला, तब पता चलेगा कि कितना लैप्स हो गया, कितना उसके अंदर बजट यूज हुआ नहीं हुआ। धान और बीज के लिए कह रहे थे कि 6,000 रुपए सालाना मोदी जी देते हैं, ऐसा कोई हमें तो मिलता नहीं, हमें तो दिखा नहीं कोई कि मोदी जी खाद और बीज के लिए पैसे देते हो। उसके बाद इन्होंने लाडो लक्ष्मी का जिक्र किया। लाडो लक्ष्मी योजना तो अब सरकार ने बंद कर दी है, अब वो 3 महीने के लिए करिए, 6 महीने के लिए करिए, साल के लिए करिए, परमानेंट करिए, उसका तो समय बताएगा जब वो 3 महीने पूरे हो जाएंगे। तो देखिए, और ऊपर से इलीगल माइनिंग इतनी ज्यादा है, नशे का प्रकोप इतना ज्यादा है। इलीगल माइनिंग पे मैं दोबारा घूम के इसलिए आना चाहूंगा कि ये तीसरी टर्म है भाजपा की, और भूपेंद्र यादव जी जो मिनिस्टर है एनवायरमेंट के, वो ये बोल रहे हैं कि भाई हमें इलीगल माइनिंग जो है वो माइनिंग इस तरीके से करनी चाहिए कि माइनिंग में जो खोदने के बाद उसको ना कोई रेस्टोरेशन का प्लान होना चाहिए। अरे फिर खुदवाई क्यों रही हो जब उसको रेस्टोर क्या करोगे, उसको कैसे रेस्टोर करोगे? पहाड़ को, जो पहाड़ आपने खादान के लिए दे दिया, माइनिंग के लिए जिसका लाइसेंस दे दिया, उसको परमिशन दे दी खुली कि तू माइनिंग कर, इसको खत्म कर पहाड़ को,
उसके बाद उसको पहाड़ को रिस्टोर कैसे करोगे, नया पहाड़ बनाओगे? कमाल करते हो, पता नहीं क्या बोल देते हो, टीवी पे बैठ के सोचते हो जनता बेवकूफ है। समझ नहीं आ रहा इनको कि वो अरावली वाले मुद्दे के ऊपर क्या बोले और क्या ना बोले। ध्यान से उनका सुनिए आप, सारा सोशल मीडिया यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है उनके सारे के सारे बयान। नहीं, वो केंद्र ने कि वो क्या बोल स्पष्टीकरण रहे दे तो दिया अरावली के मुद्दे को लेकर कल शाम के समय। अरावली वाले मुद्दे पे बोल पड़े में। अब टॉपिक के ऊपर बात कर, टॉपिक के ऊपर बात कर, समय खराब मत कर मेरे भाई। चलिए ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं अरे ठीक आप है, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, तमीज से बात नहीं करके नहीं कैसे चलिए बात ठीक कर है, रहे आपके हैं? पास आप रामनाथ शर्मा जी, आपके पास मैं लौटूंगा। पंजेटा साहब अपनी बात पूरी कीजिए सर। तमीज नहीं। जी ठीक ये है, बसंत जी नशे के बीजेपी ऊपर- के प्रवक्ता को आउट करें, इसे बात करने की तमीज नहीं है, कैसे बात कर रहा है प्रवक्ताओं से? नहीं आपके पास चलिए देखिए, ठीक है, ये ठीक है, ओके ओके ओके। बात अरे करने तेरे को से सीखना पड़ेगा क्या? नहीं रामराज शर्मा जी, देखिए तू तड़ाक की ये टॉपिक भाषा जो है, टॉपिक भाषा की टॉपिक मर्यादा टॉपिक रखी जाए तो बेहतर है। पता नहीं क्या क्योंकि लिखा देखिए है। एक चैनल पर बैठकर मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा रखना किसी भी पार्टी के प्रवक्ता के लिए, जैसे आप अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं वो अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, तो सभी अगर आपका सम्मान करते हैं तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज सभी पार्टी के प्रवक्ताओं का सम्मान किया जाए। आपके पास मैं लौटूंगा रामराज शर्मा जी, आप अपने बारे में जवाब प्लीज दीजिएगा। ये तेरह ठीक है पंजेटा साहब, प्लीज बात पूरी कीजिए। ठीक आपको पता नहीं है क्या इस बात का, इसलिए लोगों ने उनको नकार दिया। ठीक है, ठीक है। आपने संस्कार नहीं बढ़ाया आपके घरवालों ने आपको अपने से मैं तो चलो आपसे छोटा हूँ साल 2 साल, पंजेटा जी जो आपसे बड़े ही होंगे, आप बराबर के होंगे, मैं भी बराबर का ही हूँगा। ये तेरा क्या होता है? दोनों जनता ने नकार दिया, इसलिए बौखलाहट में उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। आप जनता द्वारा नकारे गए लोगों को, जनता ने इसलिए नहीं नकारा। बौखलाहट में उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, उल्टी सीधे फैसले लेते हो। तेरा अब ये तो मैं विश्वास प्रस्ताव ये लेकर तरीका आए थे, बोलेगा। हालांकि ये विषय नहीं है, ये सिखा के उसमें आपको जनता तुम्हारी हंसी ये उड़ा सिखा रही आपके है, माँ बाप ने, ये इसकी एजुकेशन मिली जरूरत ही आपको। नहीं थी। बसंत जी ऐसे अनपढ़ लोग बुलाने हो तो मुझे मत बुलाना डिबेट में आप, इसलिए ऐसे जनता आपको बदतमीज नकार लोग दिया। बुलाने हो तो। रामराज शर्मा जी, रामराज शर्मा जी आपके पास में लौटूंगा सर, प्लीज। संविधान ठीक बदला जा रहा है, है, आपने झूठ बोला ऑडियो था, लेवल आरक्षण प्लीज खत्म मेंटेन करा कीजिए, जा रहा है। रजत पंजेटा आपने बोलेंगे। झूठ ठीक, बोला था, पंजेटा महीने साहब में आप पूरी खाते बात में पूरी एक लाख कीजिए, आएंगे, please। 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट फटाफट, झूठे गारंटी कार्ड तक आपने बहनों को दे दिए थे, बहने पीछे पीछे दौड़ रही थी, ओके, गारंटी ओके, कार्ड ओके, ले ठीक लेके। है। इसलिए रामराज शर्मा जी, जनता ने आपको नकार दिया। ठीक है पंजेटा साहब आप बोलिए प्लीज, दोनों को डाउन करा दिया, बताइए। देखिए बिल्कुल सही बात है। अगर हम इनको आप करके बात, इनकी ऐसी भाषा के बाद भी अगर आप करके बात करते हैं तो मुझे लगता है हमारे जितने भी हम साथ में यहाँ डिबेट करने बैठते हैं कलीग्स हैं और एक रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, कोई भी व्यक्ति आके डिसरिस्पेक्ट से बात करेगा वो गवारा नहीं होता, और ऊपर से किरकिरी नहीं की होगी, क्योंकि ये सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं और ये तू तड़ाक और तेरा करके बोलना, इसकी मैं निंदा करता हूं। चाहे कोई भी मेरी जगह बैठा हो, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता है, चाहे कोई और पार्टी के प्रवक्ता है, ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर पुलिस के लिए आए थे, ठीक है, पुलिस की सुरक्षा भी मलकानिया जी कह रहे थे, निश्चित तौर पे अगर होम मिनिस्टर आते हैं देश के, उनकी सुरक्षा के लिए मैंने एक बार भी एक शब्द नहीं कहा कि मैंने कहा चलो उनकी सुरक्षा ठीक है, लेकिन अगर इतनी अव्यवस्था फैल रही है, अगर आपको पता है कि सेक्टरों के अंदर बड़ी बड़ी बसें जा रही हैं, फ्यूनरल वैन तक नहीं निकल पा रही थी, ये मैं खुद देखी है चीजें, फ्यूनरल वैन नहीं निकल पा रही थी जिसको क्रिमेट करने जाना है, मतलब इतनी अव्यवस्था थी कि जहां पर आपने रूट डाइवर्ट किया वहां पुलिस मैनेज करने में बिल्कुल असमर्थ, और पुलिस थी ही नहीं, ना के बराबर पुलिस थी ही नहीं। और दूसरी बात, पुलिस का इकबाल इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है। अगर एक डीएसपी लेवल के पुलिस ऑफिसर को भाजपा के नेता के साथ सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए बिठा के पुलिस का इस्तेमाल करना है, तो मुझे लगता है पुलिस का इससे ज्यादा मोरल डाउन नहीं हो सकता। वाई के पूरन कुमार जी के बारे में, एपिसोड के बारे में हमने सारा देखा है, क्या एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्या कंट्रोल था, किस तरीके से हरियाणा के अंदर इतना ऐसे पुलिस पर एक और आत्महत्या हुई क्लीन चिट देने के लिए, जो भी, तो वहां पे उनके घर वाले भी कह रहे हैं हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, वो उनके घर वाले भी परेशान है। इतना ज्यादा अगर पुलिसिंग के अंदर ही मतलब अव्यवस्था में मालूम है, संतोष की बात कहूंगा मैं, अगर पुलिस के अंदर रहेगी तो मुझे लगता है कि सरकार को अपनी सकारात्मक आलोचना सुनना, और वो आलोचना से ज्यादा कहाँ लूप होल्स है, कहाँ कमियां रह रही हैं, निश्चित तौर पे वो बताना विपक्ष का काम है, जिम्मेवार विपक्ष का काम है। कल को ये सत्ता से जब में नहीं थे या सत्ता से बाहर होंगे, ये भी कोई विपक्ष की तारीफ नहीं करेंगे, ये भी वही का, और हम चाहते भी हैं कि आप करनी चाहिए सकारात्मक आलोचना, कहीं पे कोई कमी रही बतानी चाहिए, और ये तो सुनने को तैयार नहीं है। चलिए ठीक है, आपके पास में लौटूंगा पंजेटा साहब। ठीक है, मलकानिया साहब, अभी जिस तरीके से किसानों को लेकर बात हो रही है, या फिर ओवरऑल अगर मैं कहूं
तो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब केंद्र तो नंबर 1 दे रहा है। अब ऐसे में जनता के नजरिए से देखें, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सभी चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, सरकार की तरफ से उठाए गए हर एक कदम का किस मायने में क्या प्रभाव जनता पर पड़ता है, जनता के हितों किस तरह से प्रभावित होते हैं, क्या कहा जाए, नंबर 1 केवल केंद्र की नजरों में सरकार प्रदेश की, या फिर जनता की अदालत में फैसले होने पर भी प्रदेश की सरकार को नंबर 1 दिया जा सकता है? देखो, जागरूकता